चैप्टर वही आगे वाला पांचवा, कौन सा, चौथा है, क्या हेडिंग है, प्रिंसिपल एंड, तो बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ द वेरिएशन, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या पढ़ना है, यहाँ से जेनेटिक्स बेटा हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो चैप्टर ये चौथा होगा, न्यू चैप्टर है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया था। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको, इस चैप्टर को और क्या बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की बनती है यहाँ से जेनेटिक्स, ठीक है बेटा, जेनेटिक्स, ये हम लोग की हेडिंग बनने जा रही है। अब ये जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें बेटा होनी है, दो चीज़ों की स्टडी होनी है, बताओ कौन कौन सा। जेनेटिक्स में बेटा किसकी स्टडी होती है, जीन्स की, हेरिडिटी एंड बेटा ये वेरिएशन, इसकी स्टडी करोगे आप, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बेटा ये हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दो नेम यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। हेरिडिटी क्या है या वेरिएशन क्या है, कोई बताएगा, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है, जीन्स जो पास ऑन होते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, और वेरिएशन उसमें जो वेरी करे, वेरिएशन कहलाएगा। चलो अच्छा, अच्छा जेनेटिक्स जो टर्म दिया था या शब्द दिया था, या टर्म बेटा किसने यूज किया था, टर्म किसी ने दिया होगा, जेनेटिक्स बेटा किसी ने टर्म दिया होगा, तो कौन सा टर्म होगा, तो आप ये देखिए, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय द डब्ल्यू बेटसन ने, लेकिन इसको बेटा ये फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना। तो अब आप छोटा छोटा पॉइंट है, इसको नोट करते चलिए, फिर एक एक करके डेफिनेशन इसकी समझाते चलते हैं। बेटा ये सबसे पहला पॉइंट आता है हेरिडिटी, हेरिडिटी, बोलो डेफिनेशन, इसको कहते हैं बेटा स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स फ्रॉम बेटा कहाँ से, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटे, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो भी करेक्टर होगा, अगर ये इसका ट्रांसमिशन होगा, तो ट्रांसमिशन का मतलब बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर जाना, तो ये कहलाएगा क्या, क्या हमारा, ये कहलाएगा हेरिडिटी। हेरिडिटी इज स्टडी ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया, करेक्टर्स क्या होंगे, करेक्टर्स क्या होगा, करेक्टर्स का मतलब क्या होगा बताइए, करेक्टर मीन्स होता है बेटा वो फीचर, एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज करेक्टर्स। बेटा करेक्टर वन पेरेंट्स टू कहाँ जाएगा, ये ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो ये कहलाएगा हेरिडिटी। एक वर्ड बेटा और आता है यहाँ पर, देखिए वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब है कि डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए, पेरेंट्स के बीच में, डिफरेंस एमंग सिमिलर स्पीसीज, सॉरी सिमिलर, हाँ स्पीसीज भी कर सकते हैं या ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं बेटा, ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म या टू ऑर्गेनिज्म के बीच में बेटा,
डिफरेंस एमंग सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होना, डिफरेंस आना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन की, तो किसी पर्सन की बेटा हाइट क्या है, 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, किसी की 8 फीट है। तो 5 फीट वाली हाइट किसी की 5 फीट है, किसी की बेटा 6 फीट है। तो ये डिफरेंस आया, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। अब वेरिएशन बेटा किसके कारण हो सकता है, जीन के कारण आएगा। अब ये जीन के कारण कैसे आएगा ये आपको बताना है। तो एक वर्ड बेटा और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब है बेटा ये प्रोसेस है, जैसे कैसे जीन बना होगा, जीन कैसे बेटा ट्रांसमिट, देखिए स्टडी करना ये कहलाएगा हेरिडिटी। इनहेरिटेंस का मतलब है प्रोसेस ऑफ द इनहेरिटेंस, प्रोसेस ऑफ द बेटा करेक्टर्स। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को क्या करना, वो किस प्रोसेस से बेटा जा रहा है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। जनरली हम लोग इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को एक ही मान लेते हैं। अब बताइए वेरिएशन बेटा क्यों आएगा, किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन क्यों आएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेटा वेरिएशन क्यों आएगा। अब इसका जेनेटिक्स का मेन कंसेप्ट बेटा क्या होता है, क्या आपको पता है। इसका मेन कंसेप्ट होता है लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मीनिंग बेटा कोई बताएगा, लाइक बिगेट, लाइक बिगेट्स लाइक, बेटा कौन बताएगा, इसका क्या मतलब होता है, नहीं पता। तो एक कहावत बेटा सुने हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो अपने जैसे ही प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा कि अलग टाइप का प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, बेटा आम से आम ही होगा ना। अब जो कोई भी गधा है बेटा वो ह्यूमन थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन का बच्चा थोड़ी ना होगा उससे, होगा। इसी को क्या बोलते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब है बेटा अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करना, समझ में आया। मतलब कि सेम टाइप का बेटा क्या प्रोड्यूस करना, चाइल्ड बर्थ करना, उसको बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। यही बेटा जेनेटिक का सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डोगमा ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो आंसर बेटा क्या जाएगा, लाइक बिगेट्स लाइक। इट मींस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन टाइप ऑफ द बेटा क्या प्रोजेनी, बेटा अपने ही टाइप की प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना लाइक बिगेट लाइक कहलाएगा। क्लियर है ये। लेकिन जब बेटा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर रहा है या अपने जैसे ही प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है तो वेरिएशन क्यों आया। वेरिएशन आने का बेटा कोई दो कारण मुझे बताइए, वेरिएशन आने के कोई दो कारण बताइए। जैसे डीएनए के सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम हो, और कोई कारण। अच्छा देखिए एक ही पेरेंट के दो प्रोजेनी हैं, दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। क्या दो भाई बहन बेटा एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, दो क्रोमोसोम्स, दो भाई बहन क्या एक जैसे हो सकते हैं, अगर ट्विंस नहीं है तो नहीं होंगे ना, यही ना। ट्विंस में कभी कभी अलग हो जाते हैं। अब बताइए ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है। तो बेटा वेरिएशन का मेन रीजन वेरिएशन ड्यू टू, ध्यान से बेटा देखिएगा ये मेन कारण है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन ड्यू टू, सॉरी ड्यूरेशन नहीं, वेरिएशन ड्यू टू। बोलिए बेटा क्या होगा इसका मेन कारण। एक होगा मियोसिस मतलब बेटा रिडक्शन डिवीजन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से है, यहाँ पर क्या है फर्टिलाइजेशन। बेटा किस टाइप का गैमेट्स फर्टिलाइज किया है उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक, और उसमें किस टाइम पर क्या हुआ मियोसिस हुआ, तो इनके कारण वेरिएशन आएगा। तो कभी बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएशन मेनली क्यों होगा, तो क्या बेटा दो कारण बताएंगे, मियोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा ये हुआ कि क्या एक जैसा ही स्पर्म हुआ हमेशा बनेगा, बेटा नहीं, उसमें जीन अलग होंगे, अगर वो फ्यूज हुआ तो बेटा अलग टाइप का बन गया। इसका रीजन भी आगे हम लोग जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सिबलिंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
वो सब कारण पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बट बेटा अभी यहाँ पर समझ में आया सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आया। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग कह सकते हैं बेटा ट्विंस, ट्विंस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बने हैं ना, तो उनमें वेरिएशन क्यों नहीं है? ट्विंस तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं ना भाई, उसमें भी तो स्पर्म हुआ फ्यूज होता है, नहीं होता? फिर भी बेटा वो क्यों सिमिलर होते हैं? अच्छा एक चीज बताइए बेटा कि जो ये जेनेटिक्स है मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसको बेटा हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक? इस मेंडेलियन जेनेटिक्स में या मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या बेटा किसी भी प्रोकैरियोट में पॉसिबल है? प्रोकैरियोट का मतलब किसको कहते हैं? यूनिसेलुलर, वो प्रोकैरियोट है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बेटा ऐसा प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस तो है लेकिन वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो बेटा क्या उसमें मियोसिस होगी? तो किसी भी बेटा प्रोकैरियोट में मियोसिस जनरली नहीं होती है। तो जब बेटा मियोसिस नहीं होगी तो क्या वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। जब बेटा वेरिएशन नहीं आएगा तो मेंडेलियन जेनेटिक्स नॉट पॉसिबल इन इसमें प्रोकैरियोट्स। बेटा इसको लिखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ठीक है इसको नीचे लिखिए। इसका बेटा अभी एक्सेप्शन वाला केस बताते हैं, नीचे लिखिए बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स आर नॉट पॉसिबल, बेटा ये पॉसिबल ड्यू टू absence sorry not possible in prokaryote। बेटा क्यों बोलो? ड्यू टू absence ऑफ मियोसिस या मायोसिस, जो भी बेटा आप पढ़े आप मियोसिस बोलना, मियोसिस बोलिए, मायोसिस बोलना है तो मायोसिस बोलिए। तो ये मियोसिस न होने के कारण बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स पॉसिबल नहीं है। किसमें पॉसिबल नहीं है? किसी प्रोकैरियोट्स में, ठीक? अब बात करते हैं बेटा वो ट्विंस की। ट्विंस को थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। ये लिख लिया? ये चैप्टर बेटा थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से समझिएगा। ये चैप्टर जब आपको समझ में आ जाएगा तो बेटा आगे वाला मॉलिक्यूलर भी समझ में आ जाएगा। जब मॉलिक्यूलर समझ में आएगा तो बायोटेक भी अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब फिर इसके बाद कुल मिलाकर के आप ऐसा कर सकते हैं कि काफ़ी कुछ बेटा कवर हो जाएगा। ये 3-4 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चले हम, तो ये यहां से आप बेटा डिस्कस करने चल रहे हैं ट्विंस। अब ट्विंस तो बेटा एक्सेप्शन हो गया कि नहीं हो गया? ट्विंस तो एक्सेप्शन हो गया भाई, किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फिर भी सिमिलरिटीज है, जबकि बेटा डिसिमिलर हो जाना चाहिए, जबकि चेंज हो जाना चाहिए ना, या डिसिमिलर हो जाना चाहिए। तो फिर भी बेटा सिमिलर, ट्विंस मतलब सिमिलर ना। अब आप देखो, जैसे मान लो कि ये स्पर्म है और ये ओवा है, बेटा इसमें फ्यूजन होगा, समझने की कोशिश करना बेटा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। बेटा फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया, ठीक है ना? इसी जाइगोट में, जैसे ये जाइगोट हो गया, तो बेटा इसमें अब देखिए ये ऐसे डिवीजन हो जाए। डिवीजन मतलब बेटा ये पूरा अलग अलग हो गया, एक इधर एक इधर। ऐसा होता नहीं है नॉर्मल केस में बेटा। ये जाइगोट डिवाइड होता है तो देखो ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे बने, मतलब ये डिवाइड होकर बेटा वहीं रहेगा। इस केस में क्या होगा? ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो एक इधर एक इधर। इसका मतलब बेटा दो इंडिविजुअल बन गए। किससे बने? एक ही जाइगोट से। समझ पा रहे हो ना? ये एक ही जाइगोट से बेटा कितने जाइगोट देखिए, इससे कितने इंडिविजुअल बने बेटा? 2 एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा।
एम्ब्रियो का मतलब बेटा एक कंडीशन ये अपने पास मिली, एक ये बन गया, या बेटा आप एक ये बन गया, दो इंडिविजुअल बन गए। किससे? कितने जाइगोट से? एक ही जाइगोट से। इस टाइप के ट्विंस को आप क्या बोलते हो बेटा? हाँ, सिबलिंग? नहीं, ये सिमिलर तो होंगे बेटा, ये तो क्लियर हो गया कि क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों में सेम ही है ना। दोनों जेनेटिक, एक जाइगोट एक है तो जेनेटिक मटेरियल भी तो एक होगा। हाँ हाँ, ट्विंस तो है ही है, तो बेटा सिमिलर होंगे ना। लेकिन इस टाइप के ट्विंस को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलेंगे? ये जो ट्विंस मैंने पढ़ाया, ये बेटा कौन सा कहलाएगा? मोनोजाइगोटिक। बेटा कुछ क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मोनोजाइगोटिक क्यों बोल रहे हैं आप? सर एक ही जाइगोट से ये दोनों इंडिविजुअल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं बेटा? ये दोनों इंडिविजुअल एक ही जाइगोट से बन रहे हैं, इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विन है। अब बताओ, जब दोनों में जेनेटिक मटेरियल बेटा सेम है, ध्यान देना, जब दोनों में जेनेटिक मटेरियल सेम है तो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे ना, तो बेटा इस टाइप के ट्विंस को क्या आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे? बेटा इसी को मैटरनल ट्विंस भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये मेल है या फीमेल है? अब हमको कैसे पता भाई? देखने से थोड़ी ना लग रहा है कि एक मेल है एक फीमेल है, या मेल है फीमेल है। लेकिन बेटा इतना कंफर्म है, ये श्योर है, दोनों या तो मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। कभी भी बेटा एक मेल और एक फीमेल नहीं होगा इस केस में। इस केस में मैं अभी पूरी बात हमारी समझिएगा, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे। कभी भी दोनों, मतलब एक मेल और एक फीमेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल था, कोई दिक्कत? तो इस टाइप के ट्विंस को क्या बोलोगे? और क्या बोलोगे? आइडेंटिकल ट्विन। तो बेटा इनमें रिप्रोडक्शन तो हुआ ना, फिर भी इनमें वेरिएशन नहीं आया। आगे समझ में आया? दूसरा, सेकंड पॉइंट बेटा, कि मान लो कि एक कंडीशन ऐसी हो जाए, ये स्पर्म है और ये ओवा हो जाए, बेटा ये फ्यूजन हो जाए, तो सीधी सी बात बेटा ये जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बनेगा नहीं? अब क्योंकि स्पर्म बेटा का नंबर जो मिलियन में होते हैं, ध्यान से सुनिए, स्पर्म का नंबर तो मिलियन में होता है। ओवा तो बेटा एक ही बार में एक रिलीज होता है, अरे पर मंथ एक ओवा रिलीज होता है ना। क्लियर है ना? पर मंथ एक ओवा ही रिलीज होगा, एक ओवरी से। इसका मतलब बेटा कि एक ओवा की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर मान लो बेटा किसी कारणवश दोनों ओवरी ने सेम टाइम पर, जबकि बेटा अल्टरनेट ओवा रिलीज करते हैं, इतना याद रखना। जैसे लेफ्ट ओवरी ने ओवा रिलीज किया है तो अगले मंथ में कौन रिलीज करेगी? राइट। ये कभी भी बेटा ऐसा नहीं होगा कि भैया लेफ्ट रिलीज करती जा रही है, चलो राइट वाला रेस्ट ले रही है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार बेटा ये लेफ्ट और एक बार राइट, तो बेटा दो ओवा कहां से व्यवस्था हुआ? जैसे आप जानते हो कि सर एक ट्विंस ऐसे होते हैं, कोई एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी हो सकता है, दोनों मेल हो सकते हैं दोनों फीमेल हो सकते हैं, लेकिन एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। सर यहां वेरिएशन कैसे आ गया? भाई हुआ तो एक ही है। इसका मतलब है बेटा कि अगर फीमेल का जो फिजिकल हेल्थ है, जहां पर जिसके कारण हो सकता है कि किसी कारणवश, कारण बेटा कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है और कोई कारण हो सकता है, दो ओवा रिलीज हो गया। अब स्पर्म तो बिलियन है बेटा, स्पर्म तो मिलियन है, ओवा दो है।
तो बेटा यहां पर देखो एक ओवा और ये दूसरा स्पर्म, ये दूसरा स्पर्म है, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, बेटा जाइगोट बना, जाइगोट बना ना, इससे एक चाइल्ड बेटा इससे बन गया, एक चाइल्ड बेटा इससे बन गया। अब बताओ दोनों मेल हो सकते हैं, संभावना हो सकती है, दोनों फीमेल हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है 50-50% का। बेटा एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के ट्विंस को अपन लोग बेटा क्या बोलेंगे, बोलो कितना जाइगोट है बच्चा, एक की दो, इसको कौन सा ट्विन कहोगे, डाई जाइगोटिक ट्विंस बेटा कहोगे कि नहीं कहोगे, कितने, दो जाइगोट। तो इसमें बेटा या तो ये मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो जिसमें जैसे किसी को दो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब बेटा अगर ट्विंस बर्थ हो रहा है उनमें से एक मेल है या फीमेल है, तो आप एकदम 100% श्योर हो जाओ कि डाई जाइगोटिक ट्विंस का एग्जांपल है। क्लियर। मोनोजाइगोटिक में क्या था, एक ही था, दो ट्विंस हो चुके हैं, इसको बेटा बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। मतलब बेटा ये मैटरनल था, ये फ्रैटर्नल होगा, ठीक ना। आगे चलें बेटा, तीसरा, तीसरे टाइप के ट्विंस को समझो, जो अक्सर आप देख लेते हो, कभी कभी दिखाई देता है। ये स्पर्म बेटा, ये ओवा, इनके बीच में फ्यूजन और ये बना जाइगोट। जाइगोट बेटा जो होते हैं ये एक है कि दो हैं, सर एक ही जाइगोट है। इस जाइगोट में बेटा डिवीजन होना है बच्चा, और ये डिवीजन बेटा क्या हुआ, ऐसे हुआ, मतलब बेटा कि कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया, मतलब अलग नहीं हुए, किसी ना किसी हिस्से से बेटा ये जुड़े रह गए। अब आप देखो इससे जो प्रोजेनी बेटा बनेगा, जो प्रोजेनी बेटा बनेगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से से एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। लो, ऐसा देखा होगा, नहीं होता क्या, अरे बहुत बार होता है बेटा। हाँ, वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे ये सिर का हिस्सा बेटा इतना मान लो जुड़ा रह गया, तो दोनों एक साथ चल रही है, बेटा पेट का हिस्सा जुड़ गया, तब कुछ ना कुछ हिस्सा बेटा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। नहीं समझ में आया, देखा है कि नहीं, ये नेट वगैरह पर सर्च करो मिलेगा, बेटा ऐसा ये दिखता रहता है। तो अच्छा मूवी में था ये। तो अब बताओ ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है कि डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, बेटा एक ही जाइगोट है ना, तो जाइगोट तो एक ही है ना, इस जाइगोट में कंप्लीट डिवीजन है कि इनकम्प्लीट, इसीलिए बेटा वो क्या रह गया, जुड़ा रह गया। अब ये बताओ मेल है या फीमेल है दोनों, जो भी होगा बेटा, जो भी होगा वो सेम होगा, ठीक। इसको बेटा बोलते हैं सियामीज, ठीक ना, सियामीज। सियामीज मतलब बेटा ये थर्ड टाइप का है। अभी इस साल बेटा जो नीट का क्वेश्चन था वो ये वाला था। तीनों ट्विंस क्लियर हो गए, पहला वाला कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर क्या था, मतलब सियामीज। सर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा जाइगोट का, इसमें कंप्लीट डिवीजन कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। क्लियर, नोट करो।
अभी नहीं मिलेगा बेटा, अभी कुछ देर तक एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। जब तक मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा तब कंसेप्ट के बाद एनसीईआरटी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद है बेटा, देखो बॉडी का पार्ट वो कहीं से बेटा अटैच होगा, फिजिकली अटैच होंगे, बट बेटा आर्गन दोनों बनेंगे। अब ऐसा नहीं है बेटा कि चार चैम्बर हार्ट है तो दो इसमें बन जाएगा, दो एक वाले में बन जाएगा, ऐसा कंडीशन नहीं होगी, मतलब दोनों में अलग अलग बनेगा। क्लियर? ब्रेन मतलब ये पार्ट बेटा जैसे इधर है तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ पार्ट इसका शेयर करेंगे, लेकिन हाँ वो बेटा जनरली हटा देते हैं लोग, सिजेरियन मतलब सर्जरी करके हटाते हैं, काटते हैं। अगर वो मान लो बहुत डीप बेटा क्लोजेस है या डीप में क्लोज है तब बेटा काटना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी बेटा जनरली हटा लेते हैं, सर्जरी इधर उधर करके बना लेते हैं हम लोग। ठीक, अब बेटा यहां पर क्या पढ़ना है, अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जो क्या कंडीशन हो सकती है बेटा जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। कंडीशन है क्या क्या चीजें होना चाहिए कि जेनेटिक्स हमें समझ में आ जाए, वो कंडीशन होनी चाहिए। चलिए, तो जेनेटिक्स पढ़ने का मतलब ही बेटा क्या हो गया, कम से कम जीन्स पाया जाना चाहिए। जीन तो पाया जाना चाहिए ना, नहीं पाया जाना चाहिए। दूसरा बेटा, अब देखो मैं इसको पहले एक छोटे से इससे बताता हूँ। ये एक सेल है, इस सेल में कुल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। एक सेल में बेटा कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम, किसी भी सेल में। इसका मतलब है बेटा कि जो नंबर एक वाला है इसके दो क्रोमोसोम होंगे, दो सेट होगा। ये दो वाले का दो होगा, तीन वाले का दो होगा, मतलब सबके बेटा एक एक सेट है, मतलब कि दो सेट है। तो जब बेटा दो सेट होते हैं तो उसको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। क्रोमोसोम के दो सेट को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। सिंगल सेट को हैप्लॉइड। तो अभी ये जो सेल है बेटा ये मान लेते हैं कि डिप्लॉइड सेल है, मतलब कि दो सेट है। फिलहाल बेटा अभी हमारा काम ऐसे है। देखो ये एक हमने बनाया बेटा ये क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है। देखो ये वाला हिस्से को बेटा हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और ये इसको बेटा बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। बेटा इस क्रोमोसोम में यहां से यहां तक एक ही क्रोमैटिड है, इसको ध्यान से सुनना। ये क्या है बताओ? इसको कहते हैं बेटा सेंट्रोमियर। इसी का अदर नेम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये क्या है सर? ये होगा क्रोमैटिड। ठीक, किसी एक को हम लोग सर आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसकी? आर्म। क्लियर? एक क्रोमैटिड में दो आर्म हैं, ठीक है। मैं अच्छा एक क्रोमोसोम ऐसे बताता हूं, अब बताइएगा। ये बताओ एक क्रोमोसोम है कि दो क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम है कि दो? हुँ? अच्छा, अब बताओ ये एक है, अब बताओ ये क्या होगा? इनमें ये कितने क्रोमोसोम है, ये कितने हैं?
क्या दोनों? जिसमें भी बेटा ध्यान से सुनना, सेंट्रोमियर एक होगा, क्रोमेटिड चाहे जेड जुड़े हो। इसके अलावा क्रोमोसोम एक कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? एक। इसका मतलब बेटा कि ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। सर कुछ अंतर तो होगा, फिर क्या बेटा? इसमें कितने क्रोमेटिड है? कितने क्रोमेटिड है? 4 की 2। कितने क्रोमेटिड है? 4। इसमें कितने हैं? अलाय को यही समझाया अभी। क्रोमेटिड कितने हैं इसमें बताओ? सर 2 ही क्रोमेटिड है ना। अभी मैं यहां से यहां तक जमा, यहां से यहां तक रख रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक कितने होते हैं? एक ही होता है ना। तो 4 कैसे हो गया? आधा आधा कर दिए। तो देखो यहां से यहां तक बेटा एक, यहां से यहां तक एक, तो कुल कितने क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड। इसमें कितने क्रोमेटिड हैं? एक। ये क्रोमोसोम कितना है? एक। ये क्रोमोसोम कितना है? एक। 2 नहीं बेटा, फिर से सुनो, ये क्रोमोसोम कितना? एक। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रोमियर है। ये भी क्रोमोसोम कितना है? एक। इस क्रोमोसोम को बेटा हम लोग बोलेंगे मोनैड। क्या बोलेंगे सर इसको? डायड। मोनैड प्लस मोनैड इक्वल्स टू डायड, ठीक ना। मोनैड प्लस मोनैड मतलब बेटा मोनैड और मोनैड को मिला देंगे, ये कहलाएगा डायड। सर 4 मिला दे तब तो टेट्राइड। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, आपको ये समझना ही पड़ेगा। क्रोमोसोम कितने हैं? एक। दोनों क्रोमोसोम एक ही हैं बेटा। इसमें कुल कितने क्रोमेटिड हैं? तो इसमें कुल कितने हैं? एक। ठीक है, तो ये हमने कितना बनाया है? एक क्रोमेटिड वाला। सर क्रोमोसोम कितना है? एक। कैसे पता? सेंट्रोमियर देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब इसमें देखो, अगर हम इसको एक आर्म ऐसे बढ़ा दें, एक आर्म ऐसे बढ़ा दें, एक इधर बढ़ा दें, एक इधर, अब भी क्रोमोसोम कितना होगा? सर क्रोमोसोम एक ही होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर एक। अब क्रोमेटिड कितने हो गए? 4। बोलेंगे क्या? टेट्राइड। डायड प्लस डायड। ठीक है, तो ये इसको बेटा बना लेना अपना। इसको सुनो, इस डीएनए में, सॉरी इस क्रोमोसोम में, चलो बहुत बारीकियों से बेटा सीखिएगा। इसके अंदर डीएनए होगा। क्या होगा बेटा? ये डीएनए होगा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? डीएनए। पहले बताओ क्या पढ़े हो आप? ये जो सफेद बना है, व्हाइट बना है, ये क्या है? क्रोमोसोम। इसमें येलो पार्ट क्या है? डीएनए। क्लियर हो रहा? इस डीएनए में बहुत बारीकियों से बेटा सीखिएगा। ये हिस्सा हम मान ले रहे हैं, ये कलर कर दे रहे हैं। इस हिस्से को बेटा अपन लोग बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे? जीन। क्या पूरा डीएनए जीन है? तो पहले तुम लोग समझो। पहले डीएनए बेटा ये यहां से यहां तक है। हमने केवल 2 ही जगह स्पार्ट लगाया है। इसका मतलब बेटा ये भी जीन है, ये भी जीन है। क्या यहां भी मैंने जीन बनाया है? तो होंगे होंगे, लेकिन बेटा अभी तो हमने नहीं बनाया ना। हमने नहीं बनाया मतलब ये डीएनए, इसका मतलब यहां जीन नहीं है। नहीं है ना। इसका मतलब कि ये बेटा क्या कहलाएगा? नॉन जेनिक या नॉन जीनोमिक डीएनए। ऐसा डीएनए जिस पर जीन नहीं है, ऐसा डीएनए जिस पर जीन नहीं है, यही ना बेटा। इसका मतलब है कि डीएनए, डीएनए ही जीन है। हाँ बोलो बोलो।
नहीं आया? भेजे से ऊपर जा रही है, फिर से भेज रहे हैं, फिर से भेज रहे हैं। बेटा मुझे एक चीज बताओ, ये जीन है ना, ये डीएनए है, तो क्या डीएनए पर, पूरा डीएनए पर, देखो जैसे ये मैंने इसको पकड़ा यहाँ, ये पूरा डीएनए मानो, ये इसमें क्रोमोसोम है, ये सेल है, सेल के अंदर बेटा डीएनए, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। इतना क्लियर हो रहा है ना? इस डीएनए पर जगह जगह पर बेटा जीन पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह जगह, जगह जगह पर जीन पाए, ठीक है? तो क्या पूरा डीएनए बेटा जीन है? नहीं ना, नहीं ना बेटा। इसका मतलब पहले सुनो, जितना जीन है, जितने जीन है, जो भी जीन है सब डीएनए है। हाँ, जितने सुनो पहले, जितने जीन है सब डीएनए है, बट जितने डीएनए हैं सब जीन नहीं है। फिर से सुनो, फिर रस्सी उससे ले आओ भाई, डीएनए के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है? सुनो, ये मान लो पूरा डीएनए है तुम्हारा, ये दो जगह, ये जो कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये समझ लो कि ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। तो मैंने कहा कि जितने जीन हैं सब डीएनए है, सही है ना? जितने जीन हैं सब डीएनए हैं, बट जितने डीएनए हैं, मतलब कि होल डीएनए आर नॉट जीन। बेटा यहां कहां जीन लगा है? नहीं लगा है ना? क्या ये जीन है? ये डीएनए। तो कुछ क्लियर हुआ? ये बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर बहुत ट्रिकी है, इसको सीखिएगा, सीखने पर बहुत मजा आएगा। ये मान लो बेटा जीन है ये, तो जीन, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए जीन शुड बी प्रेजेंट, जीन होना ही चाहिए बेटा। किसी का भी कैरेक्टर जो भी दिख रहा है अंदर है, जो दिख रहा है बाहर से, वो सब जीन के कारण ही है। ऐसे ना हम लोग बोल देते हैं यार तुम्हारा तो जीन ही खराब है, या तुम्हारा जीन्स ही खराब है, तुमको क्या बोलूं मैं, ना? ऐसा बोल देते हैं। अगर मान लो किसी को कुछ नहीं कर पाते हो, नहीं अच्छे से गाली दे पाते हो, तो ऐसे बोल दे तुम्हारा तो जीन्स ही खराब है। अब हम क्या बोले? ठीक, अब वो समझदार है, अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो समझ जाएगा, नहीं तो सोचेगा पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है? बायोलॉजी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे बेटा देखो, ये जो हिस्सा जीन है, ये पहली कंडीशन क्या हो गई जेनेटिक्स पढ़ने के लिए बेटा? फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? जीन शुड बी प्रेजेंट। बेटा क्लियर? अब जीन प्रेजेंट तो हो गया, हमेशा बेटा याद रखना कि ये पार्ट डीएनए है, ये पार्ट डीएनए है। यहां से क्या बनेगा बेटा? यहां से बनता है आरएनए, और आरएनए से बेटा बनता है प्रोटीन, इस प्रोटीन से बेटा बनता है एंजाइम। ये एंजाइम बेटा किसी भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान से सुनिए, जो प्रोडक्ट बनेगा वही करेक्टर होगा। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जीन से प्रोटीन बनना या एंजाइम बनना, ये जीन का बेटा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा जीन एक्सप्रेशन। पहली कंडीशन मैंने क्या बताया था बेटा? पहली कंडीशन बताया था जीन शुड बी प्रेजेंट। बेटा और क्या होना चाहिए? जीन बेटा क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए, जीन एक्सप्रेशन होना चाहिए। जीन एक्सप्रेशन बेटा किसे कहेंगे? जीन एक्सप्रेशन कहेंगे जब जीन से प्रोटीन बनेगा, उसको जीन एक्सप्रेशन कहेंगे।
या जीन से बेटा आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, या प्रोटीन से एंजाइम बना, ये कहलाएगा जीन एक्सप्रेशन। चलो अब बताओ, हम लोग के बॉडी में इंसुलिन का जीन बेटा कहां पर है? इंसुलिन का जीन कहां होता है? इंसुलिन का जीन कहां पर है? अच्छा छोड़ो, जैसे किसी को बेटा कैंसर हुआ है तो कैंसर का जीन कहां होगा? सर जहां होगा वहीं होगा। नेचुरल क्वेश्चन है भाई, आंसर तो बहुत करेक्ट है, जहां होगा वहीं होगा। बेटा क्या कभी आपने सोचा कि वहीं कैंसर क्यों हुआ? क्रोमोसोम, सुनो ध्यान से बेटा, जैसे इंसुलिन का जो जीन होगा, ध्यान से सुनना, अब तुम एक 100% जान लो बेटा, इंसुलिन का जीन आपके बॉडी के हर सेल में पाया जाता है। सर फिर सबको डायबिटीज, सब डायबिटिक क्यों नहीं होते? बोलो बेटा, सब लोग डायबिटिक नहीं होते ना, तो किसी किसी को डायबिटीज होता है। जीन तो सबके पास है, इसका मतलब बेटा वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। अब देखो सर, जीन का एक्सप्रेशन कहां हुआ? तो बेटा पैंक्रियाज में है, पैंक्रियाज में बीटा सेल है, बीटा सेल ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। इट मींस उसने अपना एक्सप्रेशन दिखाया, तो जीन होना चाहिए। दूसरा, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब बेटा क्या? इसका मतलब है कि जीन क्या बनाए, प्रोटीन बनाए या एंजाइम बनाए, उसे आप क्या बोलोगे? जीन एक्सप्रेशन। बेटा क्लियर, दो चीजें होना चाहिए। अब चलो मान लो एक्सप्रेशन भी कर दिया, किसी आदमी को बात करते हैं हम लोग बेटा, जैसे ह्यूमन ह्यूमन के हाइट की बात करो, ह्यूमन के हाइट की आप बात करो, ठीक? हाइट मान लो बेटा, जीन तो सबके पास होगा हाइट का। अरे पैदा हुआ है तो बेटा कुछ ना कुछ हाइट तो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि भले ही 2 फीट का ही हो, 4 फीट का ही हो, 6 फीट का हो, मतलब कुछ ना कुछ हाइट तो सबका होगा। इसका मतलब जीन है बेटा, वो एक्सप्रेस भी किया है, एक्सप्रेस किया है तभी तो 2 फीट बढ़ा है, 4 फीट बढ़ा है। लेकिन कभी कभी बेटा सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है। अब देखा होगा कुछ बच्चे बेटा क्या होते हैं, जिसको सही से खाना पानी दाना नहीं मिलता, छोटे से रह जाते हैं। अब हम ये नहीं कर रहे हैं जो छोटा है उसको दाना पानी नहीं मिला है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं कहना ये चाह रहा था बेटा कि जब जीन होगा तो देखो जीन ने क्या बनाया? आरएनए, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके लिए यहां पर बेटा ग्रोथ हार्मोन काम करेगा। कौन सा कंडीशन है सर? ग्रोथ हार्मोन। अब मान लो कि चाइल्ड में, उस बच्चे में जीन भी है, एक्सप्रेशन भी हो रहा है, लेकिन बेटा उस समय ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाया, उस समय ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाया। अब क्या होगी? क्या हाइट बढ़ेगी? इसका मतलब बेटा उसको क्या नहीं मिला? सूटेबल एनवायरमेंट नहीं। तो फॉर एक्सप्रेशन सूटेबल कंडीशन आर रिक्वायर्ड। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। जेनेटिक्स पढ़ने में 3 चीजें सीखना है। बोलो क्या क्या सीखा आपने? जीन शुड बी प्रेजेंट, जीन क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए। और तीसरी बेटा क्या होना चाहिए? फॉर एक्सप्रेशन सूटेबल एनवायरमेंट आर प्रेजेंट। बेटा आप चलो, अब मान लो कोई बुजुर्ग हो गया, किसी की एज, मान लो वो ओल्ड एज हो गया, बुढ़ा हो गया, तब बताओ उसमें क्या होगा? जीन होगा? बस श्योर सी बात है। एक्सप्रेशन भी होगा, सूटेबल एनवायरमेंट भी होगा, तो बुढ़ा का हो गया।
अरे बुढ़ा हो गया। हाँ, सेल्स, सेल्स की एजिंग होती जाएगी नहीं। अच्छा ठीक है, तो देखो इसका मतलब बेटा जो सेल्स होंगी, या इसको ध्यान से सुनो, जीन प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है, जीन तो है बेटा लेकिन वो प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रोटीन नहीं बन रहा है। इसीलिए तो बेटा लोग, अब जैसे आप हट्टे कट्टे हो, यंग एज में हो, हट्टे कट्टे हो, मोटे तगड़े हो, खूब प्रोटीन मसल्स वगैरह बनाए हो, शोले शोले सबका बना है, देखा होगा, लेकिन बाद में बेटा वही वही पर्सन वैसे रहेगा, हड्डी उड्डी झूलने लगती है, ये सब बेटा इसी से झूलने लगता है, नहीं देखा? ओल्ड एज पर्सन को देखा बेटा, ये वाली हड्डी बाहर दिखाई देती रहती है, तब हड्डी हड्डी ढांचा ढांचा बसता है, तो ढांचे ही बसता है ना, वो प्रोटीन कहाँ गया? इसका मतलब बेटा वो प्रोटीन नहीं बन पाया, कल आपकी एक्सप्रेशन नहीं हुआ। जब बेटा एक्सप्रेशन नहीं हो तो कंडीशन ही रहेगा, तो क्या करेगा? अब फिर से देख लो, जैसे ध्यान से बेटा सुनिए, कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, अब मरने वाला है, ठीक है ना, अब पता चल जा रहा है कि अब ये मरने वाला है। अब उसको बेटा हम खूब खुश हुए, चलो भाई इसको हार्लिक्स पिलाता हूं, अब मरने कगार पे हम उसको खूब हार्लिक्स पिला रहे हैं, हाँ, तो बेटा क्या वो यंग हो जाएगा? भाई चलो ग्रोथ हार्मोन प्रमोट कराते हैं, सुटेबल एनवायरमेंट देते हैं, तो ऐसा होता है। इसका मतलब है बेटा कि ये तीन चीजें अगर रहेंगी और तीनों प्रॉपर अगर काम कर रही हैं तो वो जीन दिखाई देगा। मतलब अगर हम लोग बेटा मान लो, इधर देखो चल, ये जीन हाइट का है, क्या होगा? हाइट का। अगर हाइट का जीन है तो इसका मतलब बेटा कि यहां पर जो सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। इसका मतलब बेटा ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होगा, और जब बेटा हाइट होगी तो ये दिखेगा, दिखेगा मतलब बेटा जो दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जो दिखता है उसे क्या बोलेंगे? ठीक, तो ध्यान से सुनना। अब देखो बायोलॉजी का स्टूडेंट इसका फायदा कैसे पाता है? जैसे मान लो कि क्लास में बैठो, या क्लास से मान क्लास छूटा, अब तुम्हारे क्लास की कोई लड़की अच्छी सी लग रही है, तो क्या बोलोगे? सर क्या फिनोटाइप है, वाह क्या फिनोटाइप है। इसका मतलब बेटा कि आपने कहने को तो कह लिया ना, जो आपको कहना था वो कह लिया, तो ये बायोलॉजी की भाषा हो गई। फिनोटाइप क्या है? क्लियर हुआ? बायोलॉजी की भाषा है। तो मतलब बेटा मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस है। अब ध्यान सुनो, ये कौन सा अपीयरेंस है? मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस है। अब ये बेटा ये बताओ, ये मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस किसके कारण आ रहा है? जीन के कारण। ये पर्टिकुलर जीन के कारण आ रहा है, इसलिए बेटा ये जीन जो करेक्टर देगा, जो हाइट है बेटा एक करेक्टर है, हाइट क्या है? करेक्टर है। जीन, जो जीन बेटा इस करेक्टर को प्रोड्यूस करेगा वो जेनेटिक करेक्टर कहलाएगा। सोचो, जो जीन ये करेक्टर बेटा प्रोड्यूस करेगा ये क्या कहलाएगा? जेनेटिक करेक्टर। तो करेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द जीन इज कॉल्ड जेनेटिक करेक्टर्स। क्लियर? नहीं आया? फिनोटाइप बेटा आप जो बोलो, जैसे करेक्टर बोल रहे हो करेक्टर बोलो, फिनोटाइप बोल रहे हो फिनोटाइप, मतलब जो एक्सप्रेशन है। मैं बेटा यहां पर एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं, देखो जैसे मान लो कि किसी ने, ये फिनोटाइप बेटा, ये फिनोटाइप का बात है, तो फिनोटाइप किसके कारण हो रहा है? सर जीनोटाइप के कारण हो रहा है, जीन के कारण हो रहा है। ये फिनोटाइप किसके कारण आ रहा है? जीन के कारण ना। तो जीन के कारण बेटा आएगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन भी हो रहा है, का एक्सप्रेशन भी हो रहा है, उसको क्या बोलोगे? वही बेटा फिनोटाइप कहलाएगा। मतलब सुनो ध्यान से, फिनोटाइप में किसका इंटरैक्शन होगा? इंटरैक्शन ऑफ, या इंटरैक्शन बिटवीन जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब बेटा जीन का करेक्टर, जीनोटाइप एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब बेटा सुटेबल कंडीशन।
उस कंडीशन में क्या बनता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी इतना क्लियर हो रहा है। तो 3 कंडीशन बता दो मुझे कौन कौन सी होनी चाहिए। जीन शुड बी प्रेजेंट, जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, बट फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल एनवायरमेंट आर रिक्वायर्ड या प्रेजेंट। ठीक है, तो बेटा जेनेटिक करेक्टर की स्टडी के लिए कंडीशन फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक करेक्टर, ये हेडिंग बननी है। ठीक है, क्या लिखोगे, देखो कंडीशन फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक करेक्टर। कंडीशन फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक करेक्टर, ये हेडिंग है आपकी। तो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जीन शुड बी प्रेजेंट, पहली कंडीशन में लिख लीजिएगा। सेकंड कंडीशन में क्या होगी, जीन शुड बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना चाहिए बेटा, या एक्सप्रेशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर एक्सप्रेशन जीन शुड बी एक्सप्रेस। थर्ड बेटा है क्या लिखना चाहिए, फॉर एक्सप्रेशन, लिखिए फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल कंडीशन आर रिक्वायर्ड, फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल कंडीशन आर रिक्वायर्ड। नहीं लिख पाए क्या, कहाँ तुम लटके हो, अटके हो। पहला पहला मैंने कहा बेटा कि जीन शुड बी प्रेजेंट, ठीक। दूसरा जीन शुड बी एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है ना। सेकंड बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, आर एक्सप्रेशन सुटेबल कंडीशन आर रिक्वायर्ड, या सुटेबल कंडीशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब आप इसको फिगर को बना लो, इसको भूलना नहीं पड़ा, यही जेनेटिक्स है पूरा। ये समझो कि आज मैंने जेनेटिक्स पूरी पढ़ा दी है, इसी को बार बार घूम फिर के मैं पढ़ाऊंगा, ये चलता रहेगा। अब इसको तोड़ तोड़ करके अलग अलग करके मैं पढ़ाता रहूंगा, जब ये आप सीखते रहेंगे तो। पहली बात बेटा, क्रोमोसोम क्लियर हो चुका है, डीएनए क्लियर हो चुका है, जीन क्लियर हो चुके हैं। और क्या बनाने के लिए तो पढ़ाए ही, और क्या इसके लिए, तुम इसको नहीं बनाना चाह रहे थे क्या, बनाने के लिए तो पढ़ाए हैं, अब तुम इसी को नहीं बनाओगे, जेनेटिक्स का पूरा बेसिस ही खराब कर दोगे तुम। ग्रोथ हार्मोन, जीएस मतलब बेटा ग्रोथ हार्मोन। देखो यहाँ पर केवल ग्रोथ हार्मोन नहीं हो सकता बेटा, विटामिन हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, मतलब कुछ भी कंडीशन वो होना चाहिए। हाइट के लिए तो बेटा ये जीएच लिख लिया, ये हमने जिसका समझाया है तो उसके लिए क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा बताओ कि हम लोग की लंबाई बेटा कितने साल तक बढ़ती है, क्यों, एडल्ट हम लोग हो जाते हैं 18 में, मतलब वोट देने लायक हो जाते हैं, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है। क्या कर रहे बेटा, 21 तक बनता है, मतलब हम लोग 18 to 21 ईयर तक एडल्ट बनते रहते हैं, यही ना। अच्छा, गर्ल्स 18, बॉयज 21 तक, ये तो बेटा शादी की एज है। 18 और 21 जो होता है, 18 साल मिनिमम लड़कियों की शादी के लिए चाहिए, और 21 साल
मेल के लिए है। ठीक है। अगर 18 साल के हो गए हैं तो समझ लो कि शादी करने लायक हो गए हैं। चलो बेटा ये कंप्लीट हुआ, जल्दी कर भाई। अब यहां से बेटा हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी, नहीं बेटा कुछ साइंटिस्ट का रोल बेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट मतलब हिस्ट्री बेटा इसको बोलते हैं, इसको हटा देना है। हिस्ट्री का मतलब बेटा यहां से कुछ साइंटिस्ट के रोल के बारे में देखना है। देखो इनका नाम भी अलग टाइप का है एकदम, ये बेटे भी हैं सन भी हैं बेटसन हैं, ठीक है ना? नहीं लिखा है, क्या लिखा है? बेटे भी हैं और सन भी हैं तो बेटसन है। ठीक, इन्होंने क्या दिया होगा? बेटसन को बेटा हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटा, अभी जो मेन फादर है उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फादर का रोल बाद में आता है, ठीक है ना? अभी उनको बाद में बताएंगे। इन्होंने टर्म बेटा क्या दिया था? इन्होंने टर्म बेटा दिया था जेनेटिक्स, फिर इन्होंने बेटा दिया था एलेल्स, फिर इन्होंने दिया था होमोजाइगस, इन्होंने ही टर्म दिया था बेटा हेट्रोजाइगस। ये कौन भाई साहब हैं? ये बेटसन ने, बेटसन साहब ने दिया था टर्म जेनेटिक्स, एलेल्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। बेटा ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको नोट करिए। ये सब बेटा पढ़ने हैं आपको, अभी सब सीखने हैं। एलेल्स, ALELES, एलेल्स या एलिलोमार्फ, ये एलिलोमार्फ बेटा अदर नेम है उसका। सब डिफाइन करना है, एक एक पढ़ना है, जो क्या क्या इतना ज़्यादा पढ़ना है। एक अलग साइंटिस्ट है बेटा ये TH मॉर्गन, TH मॉर्गन, इनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। बेटा इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ बेटा एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये सब है बेटा, पढ़ना सब है। आप इसमें मत सोचिएगा कि मैं अलग से कोई पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ना है आपको। तीनों ने किस पे वर्क किया था? वर्क ऑन रोसो फिला मिलेनो गैस्टर। ये बेटा एक बी है, मतलब कि फ्लाई है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। इस मक्खी को देखा होगा? नहीं देखा होगा? जहाँ बेटा जूस वाले होते हैं ना, जूस वाले जो दुकान जिसकी जो होती है शॉप पर देखा होगा, या आसपास बेटा वहाँ पर देखा होगा कि बड़ी बड़ी मक्खियाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी
थोड़ा लाल कलर की आंखें होती हैं उसकी, बड़ी वाली मक्खी, लाल कलर आंख वाली, वो यही है ड्रोसोफिला मिलाइनो गैस्टर। बड़े उन्होंने इस पे वर्क किया था। हाँ बेटा देखो, किसी भी चीज का नाम रखा गया है तो उसका कोई कारण होता है, ठीक है ना। देखो नाम कैसे रखा जाएगा, किसी का करेक्टर देख के नाम रखा जाएगा। अब घर वाले बेटा क्या करते हैं, सुंदर सा नाम खोजते हैं, हाँ, लेकिन जो दोस्त लोग नाम रखते हैं वो बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं। दोस्त एक्चुअल में बेटा करेक्टर देख के ही नाम रखते हैं, ऐसा है ना। हमेशा जान लो बेटा, जब दोस्त नाम रखेंगे तो एकदम करेक्टर वाला देख के रखेंगे। तो बेटा ये लोग भी वही काम किए हैं, करेक्टर देख के नाम रखे हैं। अब आप देखो इसका रीजन बेटा देख लो। ड्रोसो मतलब होता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज मतलब होता है बेटा ग्लूकोज। फिला, फिला मतलब लवर, लवर का मतलब बेटा फिल, जैसे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल केमिस्ट्री में बेटा पढ़ते हो ना, हाँ ऐसे पढ़ते हो ना। तो फाइल का मतलब होता है यहाँ पर लवर, मतलब बेटा कि जो ड्रोसोफिला को अट्रैक्ट करे या ड्रोसोफिला खाए, मतलब जो डेक्सट्रोज को खाए, जो ग्लूकोज को खाए, उसको उसको ड्रोसोफिला कहते हैं। अब समझ में आया। सबका नाम बेटा करेक्टर पे ही रखा गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे बेटा उल्टा सीधा नाम किसी का रख लो। इधर देखो, मिलेनो, मिलेनो का मतलब होता है बेटा मिलेनिन पिगमेंट। गैस्टर मतलब होता है पैच, जगह जगह पर मिलेनिन के इसके पंख पर या विंग्स पर बेटा मेलेनिन के पैचेस पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर। अब समझ में आया कि नेम रखने का बेटा कारण जरूर होता है। इन्होंने क्या टर्म दिया, टर्म इन्होंने दिया लिंकेज, इन्होंने टर्म बेटा दिया लिंकेज, फिर दिया बेटा इन्होंने टर्म सेक्स लिंकेज, फिर उन्होंने दिया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस बेटा इन सब का सब बाद में पढ़ाएंगे, सब आएगा बाद में, पहले आप इतना सीख लो कि ये भाई साहब लोग को हम लोग को पढ़ना है, इन सबको पढ़ना है, बस ये देखते चलो। बेटा इन्होंने ही बताया था, मार्गन साहब ने ही बताया था कि जो जीन होते हैं, देखो ये क्रोमोसोम हो गया बेटा, इस पे डीएनए होगा, डीएनए पर बेटा क्या प्रेजेंट होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे। तो जो जीन का अरेंजमेंट होगा बेटा वो लीनियर फैशन में होगा। तो ये आप ऐसे कह सकते हो कि मार्गन सजेस्ट द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन, आना बेटा किस पे, डीएनए या क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसको लिख लो बेटा, ही सजेस्ट दैट जीन, जीन बेटा कैसे प्रेजेंट होंगे, जीन लीनियरली प्रेजेंट ऑन या प्रेजेंट ऑन बेटा क्रोमोसोम, लीनियरली ऑन बेटा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर बेटा ये लीनियरली या लीनियर फैशन में अरेंज होंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा कंडीशन का और मिल गया कि जनरली जीन, ध्यान से सुनिएगा, जनरली जीन लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन का, मतलब बेटा लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है। एक और साइंटिस्ट का नाम बेटा देख लो, जो हम लोग को बीच बीच में भाई साहब लोग मिलते रहेंगे। नहीं लिख पाए थे क्या, इनको कहा जाता है बेटा फादर ऑफ
ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन की जीन को बड़ा इन्होंने अच्छे से स्टडी किया था। इन्हीं को बड़ा कहा जाता है फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। डिस्कवर्ड द फर्स्ट मेटाबॉलिक इनबॉर्न एरर, बेटा इनबॉर्न एरर जिसका नाम क्या होगा? एल कैप्टोन्यूरिया, और इसी को बेटा बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ये बेटा ये ह्यूमन पर वर्क किया था काफी कुछ। मेटाबॉलिक इनबॉर्न एरर, बेटा बेटा मेटाबॉलिक डिजीज जिसका नाम क्या था? एल कैप्टोन्यूरिया, या बेटा ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं, ठीक ना। तो चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अब कल बेटा इसका टर्मिनोलॉजी वाला हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी से या बेटा बुक से, जो भी आपके पास बुक है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, तब ये चीज़ें समझना और अच्छे से आसान हो जाएगा। ओके बेटा। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना?